गुड मॉर्निंग एवरीवन। हितार्थ परिवार में आपका स्वागत है। राज्य दर्शन के क्रम में आज हम असम राज्य पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो असम का जो प्राचीन नाम है वो है कामरूप, और असम ही पूर्वोत्तर के राज्यों में असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो अन्य 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए, ये है असम, ये है अरुणाचल प्रदेश, इस पर हमने लास्ट क्लास में बात की थी, नागालैंड, ये है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये है मेघालय। इसके अलावा जो असम है वो 2 देशों के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर स्थित है भूटान और यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, असम की अगर हम भौगोलिक संरचना की बात करें तो जो वृहद हिमालय था, वृहद हिमालय का विस्तार असम के क्षेत्र तक के है, और असम में उसके जो पर्वत श्रेणी है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मिकिर, रेंगमा और एक है बारेल। इसमें से जो मिकिर और रेंगमा है ना, ये यहाँ पर असम में निवास करने वाली जनजाति है, और इन्हीं जनजाति के नाम पर जो पर्वत श्रेणी है उनका नाम रखा गया है मिकिर और रेंगमा। इसके अलावा ये जो बारेल है, ये बारेल पर्वत श्रेणी का विस्तार असम और मणिपुर के क्षेत्र में है। ठीक है, असम और मणिपुर राज्यों में फैला हुआ है बारेल। असम की अगर हम मुख्य नदी की बात करें तो इसकी जो मुख्य नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ब्रह्मपुत्र नदी असम को 2 भागों में जो थी डिवाइड कर रही थी, है ना। इस पर हम बात कर चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि असम के क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। ठीक है, असम के बाद इस प्रकार से ये 2 भागों में डिवाइड कर रही है असम को। असम में सबसे ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे पहला है माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। इसके अलावा माजुली नदी द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप, द्वीप का मतलब है चारों ओर पानी रहेगा और बीच में स्थल रहेगा। ठीक है, और वो उस स्थल में जो है लोग निवास कर सकते हैं, इतना बड़ा स्थल रहता है, तो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप। इसके अलावा इसमें एक और फैक्ट है, ये पहला नदी द्वीप है भारत का, है ना। भारत का पहला नदी द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया है, जिसे जिला घोषित किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि भारत का पहला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां रहती है ना, उसमें जल परिवहन को डेवलप किया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर एक स्थान है सादिया, अरुणाचल प्रदेश के पास सादिया से यहाँ पर है धुबरी। सादिया से लेकर धुबरी तक के ब्रह्मपुत्र नदी में जो है जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, जिसे हम जानते हैं नेशनल वाटरवे 2। जो सादिया से लेके धुबरी तक के है उसे नेशनल वाटरवे 2 कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। और असम में, ठीक। इसके अलावा असम के क्षेत्र में एक और जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो है बराक नदी पर। मणिपुर के क्षेत्र से एक नदी निकलती है बराक नदी, और उस बराक नदी है वो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे जाकर वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस बराक नदी पर एक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है भांगा से लेकर, यहाँ पर है भांगा,
से लेकर लखीपुर। तो सेकंड जो है नेशनल वाटरवे 6, जो बराक नदी पर है वो नेशनल वाटरवे 6 और जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है वो नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, इसे लिख लेंगे। बराक नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बराक नदी है। कहाँ से कहाँ तक ये हमको जो है जल परिवहन की सुविधा दे रहा है? भांगा से लेके लखीपुर, इसको भी याद रखेंगे। ये भी असम में है। ठीक है, ये जो बराक नदी है ये मणिपुर से इसका उद्गम हो रहा है, लेकिन जो जल परिवहन की सुविधा वो असम में ही है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर हम देखें तो अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ब्रिज यहाँ पर निर्मित किया गया है कुछ समय पहले। ठीक है, जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्यों, इसका महत्व क्यों है इतना ज़्यादा बोगीबील ब्रिज का। सबसे पहला तो जो ये बोगीबील ब्रिज है ये हमारे भारत का पहला ऐसा पुल है जो पूर्ण रूप से स्टील कंक्रीट कंपोजिट गर्डर से बना हुआ है। ठीक है, भारत का पहला ऐसा पुल है जो पूर्ण रूप से स्टील कंक्रीट कंपोजिट गर्डर से बना हुआ है, ये बोगीबील ब्रिज। इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। रेल सह सड़क पुल क्या होता है? जो ब्रिज है उसमें नीचे साइड जो है रेल लाइन बिछी हुई है, उसके ऊपर रोड बना हुआ है। तो रेल और उसके साथ में सड़क है ना, उसके रेल सह सड़क पुल सबसे लंबा भारत का, और इसकी लंबाई भी लिख लीजिए आप लोग 4.94 किलोमीटर। ठीक है, और एक पॉइंट ये है थर्ड कि अभी तक के ब्रह्मपुत्र नदी में जितने भी पुल या फिर ब्रिज बने हुए हैं उसमें से ये बोगीबील ब्रिज सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित। इसे सर्वाधिक ऊंचाई पर बनाने का एक कारण ये भी है कि हर साल हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर बाढ़ आता है, तो बाढ़ के कारण जो वहाँ पर यातायात प्रभावित हो जाता है, इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको सर्वाधिक ऊंचाई पर बनाया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट है बोगीबील ब्रिज के अंतर्गत। इसके अगर हम लाभ देखें तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, है ना, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, रेल मार्गों को जोड़ने का कार्य करेगा। ये पूर्वोत्तर राज्य में रेल मार्गों को जोड़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा अभी जैसा कि मैंने कहा, अगर कभी बाढ़ की स्थिति आती है ना, तो यातायात प्रभावित नहीं होगा, मतलब कि 12 महीने हम इस पार से उस पार जा सकेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये उत्तर से दक्षिण की ओर बना हुआ है, तो यातायात प्रभावित नहीं होगा। और अगर कभी मान लीजिए इस अरुणाचल प्रदेश में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध सामग्री पहुंचाने के लिए भी ये जो ब्रिज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोगीबील ब्रिज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके बाद ये हमें दिख रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो असम है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बसा हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, तो वहाँ पर कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम, गैस क्षेत्र होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन कौन से कोयला क्षेत्र है उसे देख लेते हैं, है ना। कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है असम में? एक है माकुम, नामरूप और एक है दारनगिरी।
ये जो है असम में कोयला क्षेत्र है, माकुम, नामरूप और दारनगिरी। ठीक, अगर हम पेट्रोलियम क्षेत्र देखें, यहाँ पर पेट्रोलियम एवं गैस, पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्र, तो कौन कौन से क्षेत्र है पेट्रोलियम एवं गैस? डिब्रूगढ़, एक है डिगबोई, डिब्रूगढ़, डिगबोई, हुगरीजन, एक है शिवसागर, और एक है लखीमपुर। ठीक है, ये असम में जो है पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्र है, असम के डिब्रूगढ़, डिगबोई, हुगरीजन, शिवसागर और लखीमपुर। असम में रिफाइनरी भी है, कौन कौन सी रिफाइनरी है? एक तो है नुमालीगढ़ और एक है डिगबोई। ठीक है, ये यहाँ के रिफाइनरीज हैं। इसके अलावा अगर कभी पूछ लिया कि असम में वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान केंद्र, तो उसे भी लिख लीजिए, वर्षा वन अनुसंधान केंद्र जो है जोरहट में है, जोरहट असम। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वो अपार प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए है, तो असम में भी बहुत सारे पर्यटन स्थल है, उन पर हम बात करने वाले हैं आगे। हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क से। ठीक है, नेशनल पार्क, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो है काजीरंगा, इसे सभी जानते हैं, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। इसके अलावा एक है मानस, एक है नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, और एक है लास्ट ओरांग। 4 नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। ये चारों जो नेशनल पार्क है इन्हें घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व। देखिए, हमने नेशनल पार्क पढ़ा, नेशनल पार्क 4, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क। इन चारों नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है बाघों के संरक्षण के लिए। ठीक है, इनको, इसके अलावा यहाँ पर है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सा है? एक है डिब्रू सेखोवा, और एक है मानस। बायोस्फीयर रिजर्व पर भी हमने लास्ट क्लास में बात कर चुकी है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है किसी स्थल को या किसी स्थान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो असम में 2 क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, इसको भी याद रखेंगे, है ना, कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन घोषित करता है? तो यूनेस्को घोषित करता है। असम में कौन कौन सा है? एक तो डिब्रू सेखोवा और एक है मानस। असम में कुछ स्थलों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन कौन से स्थल है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा? ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है ये भी यूनेस्को घोषित करता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग इस पॉइंट को। कौन कौन सा? एक तो है मानस और एक है काजीरंगा।
हमने 4 नेशनल पार्क पढ़े हैं अलग अलग, उसमें से 2 मैंने आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व बताया, डिब्रू सैखोवा, और एक है मानस। और अब हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मानस और काजीरंगा, एक मानस है और एक काजीरंगा है, ठीक है। इसमें आप लोग ये चीज़ ध्यान दिए होंगे कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चारों में जो है ये मानस कॉमन है। तो ये जो है क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर हम देखें वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, तो यूनेस्को जो वैश्विक महत्व के जो स्थल है, यूनेस्को उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है, ठीक है। वैश्विक महत्व के मतलब कि कोई स्थल है या कोई स्थान है जो विशेष महत्व रखता होगा, है ना। विशेष महत्व मतलब विशेष, उसमें उसकी विशेष वास्तुकला होगी अथवा क्या होगा, उसका विशेष इतिहास होगा कुछ। तो ऐसे स्थलों को जो यूनेस्को है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर वैश्विक धरोहर के रूप में घोषित करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है इसे आप लोग लिख लीजिए, है ना। एक है कल्चरल, एक है नेचुरल और थर्ड है मिक्स्ड। सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, ठीक है। तो जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक कैटेगरी के अंतर्गत हमारे पूरे भारत में 30 स्थलों को शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत, 30 स्थलों को। ये आप लोग एक बार एक नज़र देख लेना कि वो 30 स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेचुरल साइट है, हमारे भारत में कुल 7 स्थलों को क्या किया गया है, प्राकृतिक जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत रखा गया है 7 स्थलों को। और इसी 7 के अंतर्गत आता है मानस, एक मानस है और एक काजीरंगा, जिस पर अभी हमने बात की, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 स्थल है, मानस और काजीरंगा। ये भी पूछ सकता है कि मानस या फिर कोई एक काजीरंगा ऐसा दे दे और किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, तो उसे प्राकृतिक या फिर नेचुरल कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मिक्स्ड कैटेगरी है, मिश्रित कैटेगरी में हमारे पूरे इंडिया से केवल एक ही स्थल को अभी तक शामिल किया गया है, वो है कंचनजंगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा स्थल है जिसे मिश्रित कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये 30 को आप लोग बिल्कुल देख लेना कि कौन कौन सा एक नज़र रहना चाहिए। ये हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। असम में अगर हम देखें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ना, कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर, ये जो मंदिर है एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है और ये जो है तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है। तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है कामाख्या देवी मंदिर। और इस मंदिर में एक महोत्सव मनाया जाता है ना, अम्बुबाची महोत्सव। अम्बुबाची महोत्सव मनाते हैं वहाँ के लोग। और वहाँ पर इस दौरान क्या है, मेला का भी आयोजन किया जाता है। और अम्बुबाची महोत्सव के दौरान ही बहुत बड़ी मात्रा में जो है पशुओं की बलि दी जाती है, ठीक है। तो जो पशुओं की बलि दी जाती है उस कारण, पशुओं की बलि देने के कारण ये जो अम्बुबाची महोत्सव है वो है चर्चा में रहता है। अभी कुछ समय पहले भी न्यूज़ में बना हुआ था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पशुओं की बलि दी जा रही है। तो अम्बुबाची महोत्सव का संबंध कामाख्या मंदिर से है, असम से है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। असम का अगर लोक नृत्य देखें हम, लोक नृत्य, तो वहाँ का जो फेमस लोक नृत्य है एक है बिहू, ठीक है। ये बिहू ये लोग विशेष अवसरों पर करते हैं, अलग अलग जब विशेष अवसर होते हैं उस पर अलग अलग जो है डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। तो इस बिहू को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रोंगाली बिहू,
रोंगाली बिहू या फिर इसी को हम कहते हैं बोहाग बिहू। बोहाग बिहू या फिर इसी को हम कहते हैं वैशाख बिहू। ठीक है, ये कब किया जाता है? असमिया नव वर्ष के समय। ये तीनों मतलब एक ही है, रोंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू या वैशाख बिहू। कब किया जाता है? असमिया नव वर्ष के समय। ठीक है, एक सेकंड जो है वो है कोंगाली बिहू। कोंगाली बिहू या इसे ही कहते हैं कटी बिहू। कटी बिहू, ठीक है। इसे किया जाता है फसल बोआई के समय। कोंगाली बिहू या कटी बिहू। और जो थर्ड है उसे कहते हैं भोगाली बिहू। थर्ड है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू इसे माघ माह में करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग अलग विशेष अवसरों पर अलग अलग प्रकार के डांस करते हैं वहाँ के लोग। ये हो गई बात असम पर। अब अगर हम कुछ करंट का मुद्दा देखें तो कुछ समय पहले जो असम में एनआरसी का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में था, है ना। तो हम देखते हैं एनआरसी क्या है। एनआरसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये जो एनआरसी है कुछ समय पहले असम में क्यों चर्चा में आया था, है ना, हम इस पर बात करने वाले हैं। देखिए 1971 के समय जो है बांग्लादेश बना। तो जब बांग्लादेश बना 1971 में, उस समय यहाँ के बहुत सारे यहाँ के जो लोग हैं, है ना, बांग्लादेशी जो लोग हैं वो पलायन करने लगे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। और जिसमें से बहुत बड़ी जो जनसंख्या जाकर बस गई असम में। मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या असम में जाकर रहने लगे शरणार्थियों की कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, असम के जो मूल निवासी है, उन्हें अपने अस्तित्व पर जो है खतरा नज़र आने लगा। ठीक है, तो बांग्लादेशी लोग कंटिन्यू जो है जा रहे थे और असम के क्षेत्र में अपना जो है निवास वहीं बना रहे थे अपने बांग्लादेश को छोड़कर। तो यहाँ के लोगों को अपने लिए खतरा नज़र आने लगा तो वहाँ के लोग जो है विरोध करने लगे। विरोध की स्थिति जो है उग्र हुई और धीरे धीरे संगठन बनने लगे इन जो शरणार्थियों हैं उनको वापस भेजने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे संगठन बने। फिर एक संगठन बना छात्र संघ का, मतलब जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे हम कहते हैं आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, ये आसू जो छात्र संघ है उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और इस संगठन बनने के बाद जो है उग्र आंदोलन होने लगे। जो शरणार्थी असम के क्षेत्र में निवास कर रहे थे उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उग्र आंदोलन करने लगे। तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार है, प्लस ये जो आसू थे, है ना, जो स्टूडेंट संगठन था, और प्लस जो अन्य छोटे मोटे संगठन थे। इनके मध्य एक समझौता हुआ। राजीव गांधी की सरकार और प्लस आसू जो स्टूडेंट यूनियन थे उनके बीच एक समझौता हुए जिसे हम कहते हैं असम समझौता। असम समझौता या फिर इसी को जाना जाता है असम एकॉर्ड के नाम से। असम एकॉर्ड, ठीक है। इस असम एकॉर्ड में ये बात कहा गया था कि जो असम के जो मूल निवासी हैं उन्हें संरक्षण दिया जाएगा और 25 मार्च 1971 के बाद
जो भी लोग असम के क्षेत्र में आकर निवास कर रहे हैं उन्हें वापस उनके जो देश है भेजा जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है, असम एकॉर्ड या फिर असम समझौता में ये कहा गया है कि जो वहाँ के मूल निवासी, जो असम के जो मूल निवासी है उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा, और जो बांग्लादेश के साइड से जो शरणार्थी गए हैं उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। 25 मार्च 1971 के बाद जो भी शरणार्थी वहाँ असम के क्षेत्र में निवास कर रहे होंगे उन्हें वापस भेजा जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है अभी एनआरसी का मुद्दा आया था। अब बात ये हुई कि उन लोगों की पहचान कैसे की जाए, तो उस टाइम चर्चा में आया था एनआरसी। एनआरसी जो है 1951 की जनगणना के आधार पर तैयार किया गया था, एक रजिस्टर। ठीक है, 1951 की जनगणना के आधार पर, मतलब 1951 में जब जनगणना हुआ था उस समय जो हमारे भारत देश के जो नागरिक थे उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया गया था, और उस रजिस्टर में हमारे देश के नागरिकों का उल्लेख है। तो 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश से प्रवेश कर रहे होंगे उनका उल्लेख तो 1951 में नहीं मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उस आधार पर जो है एनआरसी चर्चा में आया था, और एनआरसी के आधार पर जो है शरणार्थियों की पहचान की जा रही थी। यही मुद्दा था ना एनआरसी वाला, और इसीलिए जो है अभी असम के क्षेत्र में ये एनआरसी का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया था। आप लोगों को समझ आया होगा, और इसी एनआरसी के चलते ये असम एकॉर्ड जो है चर्चा में आया था। तो इसको भी याद रखेंगे कि असम एकॉर्ड क्या है। ठीक है, अभी एक और जो मुद्दा चल रहा है, अभी हाल ही में चल रहा है, वो है बोडोलैंड की समस्या असम में। देखिए, बोडोलैंड क्या है, बोडो एक जन समुदाय है। बोडो एक जन समुदाय है, और ये लोग बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं, और असम के एक बहुत बड़े क्षेत्र को है ना अलग अलग करने की मांग कर रहे हैं, अलग राज्य करने की डिमांड कर रहे हैं। ये बोडोलैंड की समस्या है। असम में अभी क्या समस्या चल रही है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे करंट अफेयर वाले मेरे सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा असम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी नए राज्य के साथ। थैंक यू सो मच।